morning, friends. I'm pleased to welcome Mr. Shivaji Rao Bhatt. He's the collector of Chembur, Kulla Taluka. He's also associated with offices in Maharashtra. He has got immense knowledge regarding the revenue-related laws and also Bombay Stamp Act. He's a very helpful public person and is also associated with many election duties. Thank you. Shivaji Rao Bhatt, sir. मेरे भाई बहनों और ये डायस पे सब जो गेस्ट है, आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रेसिडेंस यूज़र्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और श्री भाटियावाड़ी ट्रस्ट घाटकोपर द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम को आप सब लोग सोसाइटी के मेंबर्स या सेक्रेटरी या कोई अध्यक्ष करके यहाँ उपस्थित है, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कलेक्टर ऑफ स्टैम्प कुर्ला में काम करता हूँ और जो स्टैम्प ड्यूटी के बारे में जो भी है इशू मैं हैंडल करता हूँ। आपके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। उसके पहले आपका सोसाइटी का जो डीम कन्वेंस है उसका प्रक्रिया कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से चालू होता है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो प्रोसीजर, एक बार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से आपको डीम कन्वेंस का परमिशन मिलता है, उसके बाद फाइल मेरे पास स्टैम्प ड्यूटी के लिए आती है। वो स्टैम्प ड्यूटी के लिए मेरे पास आने के बाद आपके जो सोसाइटी के जो भी सदस्य है वो सदस्य का एप्लीकेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो पदाधिकारी है वो हमारे पास आपका डीम कन्वेंस आता है स्टैम्प ड्यूटी के लिए। उसमें सभी जो जितने भी मेंबर्स हैं उसके लास्ट जो मेंबर्स है उसके सभी के सेल डीड मेरे पास आते हैं। वो सेल डीड में हम उसका स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं। आपने स्टैम्प ड्यूटी जो भरा है पहले, तो उसमें से आपको स्टैम्प ड्यूटी भरने की कोई किसी को ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 जुलाई 1980 से 10/12/85 इस कालावधि में किसी के पास डॉक्यूमेंट हो, वो एग्जीक्यूटेड हो, उन्होंने 5 रुपये का भी स्टैम्प ड्यूटी भरा है, वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, लीगल है। जब कन्वेंस के लिए मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आता है तो उसमें से 4 जुलाई 80 से 10/12/85 इस कालावधि में जो डॉक्यूमेंट है उसका उस मार्केट वैल्यू से आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड है, वो आपके पास लीगली प्रूफ है, तो उसी कालावधि के जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स पे उसी के डेट का जो वैल्यूएशन होगा, उसी के डेट के वैल्यूएशन के मुताबिक उस टाइम का जो स्टैम्प ड्यूटी का रेट है उसी के मुताबिक आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना ही पड़ता है। और 85 के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर मार्केट वैल्यू के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी करके ही रजिस्ट्रेशन किया होता है। और जिसके पास डॉक्यूमेंट है 85 के बाद यानी 10/12/85 के बाद का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपरली नहीं भरा, तो हम उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी जिस टाइम का डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी हम निकालते हैं और उसके ऊपर 2% पर मंथ पेनल्टी हम निकालते हैं। और 80 से 85 के बीच में जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास एग्जीक्यूटेड है लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उसका, एनी गवर्नमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए, इसीलिए हम एग्जम्पशन देते हैं। प्रूफ नहीं है तो फिर आपको प्रूफ देना पड़ता है, नहीं है तो फिर हम आज के डेट में से उसका स्टैम्प ड्यूटी निकालते हैं। और 80 से 85 तक आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी का हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। आपके पास कोई पुरावा नहीं है लेकिन पुरावा है 85 के बाद का। समझो आपने 84 में फ्लैट लिया, आपके पास प्रूफ है लेकिन 85 के बाद का यानी 10/12/85 के बाद का पुरावा है, तो 86 का पुरावा अपने पास है गवर्नमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट, तो उसके मुझे 10/12/85 के बाद से 85 तक 86 तक जो भी आपका पीरियड होगा उसके ऊपर आपको 2% पेनल्टी देना पड़ता है।
और दूसरा इशू ऐसा है कि वो डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करने के बाद चेन ऑफ डॉक्यूमेंट हम लगाते नहीं। चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है 12/4/2012 के बाद का जो डॉक्यूमेंट आपने ट्रांसफर किया, फ्लैट कोई ट्रांसफर होता है, उसके बाद हम चेन ऑफ डॉक्यूमेंट देखते हैं। समझो अपने पास से फ्लैट 12/4/2012 के बाद ट्रांसफर होता है, समझो एक 10-15 दिन पहले ट्रांसफर किया, तो उसके पहले का जो किससे आपने परचेस किया है उसका डॉक्यूमेंट हम देखते हैं और उसके ऊपर प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी भरा है या नहीं भरा है वो हम देखते हैं। इसीलिए और पहले का डॉक्यूमेंट भरा, पहले का जो फ्लैट का स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने भरा है तो आपको फिर उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देना नहीं पड़ता। लेकिन पहले का डॉक्यूमेंट का उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा, फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। जिसके अभी एग्जिस्टेंस में जिसके पोजीशन में फ्लैट है उसको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। और दूसरा जो इशू है कि फंजिबल एफएसआई के बारे में, अभी डीम कन्वेंस डीड हमारे पास हो रहे हैं, डीम कन्वेंस हो रहे हैं, उसमें फंजिबल एफएसआई डीम कन्वेंस लगता नहीं। दूसरा इशू ऐसा है कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं स्टैम्प ड्यूटी का, डीम कन्वेंस है तो कन्वेंस के ऊपर समझो आपका सोसाइटी का एरिया 1000 स्क्वायर मीटर है, टोटल उसमें 10 फ्लैट है, 10 फ्लैट का टोटल एरिया आपका 900 स्क्वायर मीटर हो रहा है। तो हम एफएसआई के मुताबिक आपका टोटल एफएसआई 1 पकड़ के आपका टोटल जो एफएसआई आपको यूजेबल है फ्लैट टोटल प्लॉट का एफएसआई तो 900 आपने कंज्यूम किया, टोटल सोसाइटी के मेंबर का जो फ्लैट का एरिया 900 हो रहा है, तो 900 और 1000 के बीच में जो 100 का फर्क है, 100 के ऊपर हम मार्केट रेट के मुताबिक उसका स्टैम्प ड्यूटी हम कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर फंजिबल एफएसआई का प्रोविजन नहीं है, उससे फंजिबल एफएसआई आपको देना नहीं पड़ता। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट मेरे पास होते हैं। आपका कोई इशू हो तो मुझे बता सकते हैं, आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, बाद के सेशन में मैं आपको उसका जवाब देने वाला। थैंक यू। Now I request Dharmin Sampat for a few activities about cooperative societies, residents, users, welfare associations, CSR, UWA. Dharmin, please give some briefs. CSRUWA, Cooperative Societies, Residents, Users and Welfare Association. This association does not charge a single rupee. Anyone who wants to be a member of this can certainly just email it to us and they don't have to pay any subscription fee. The representatives of this association give lectures at various seminars and organize various programs. Like-minded people come across together on every Thursday of the month at 9 o'clock at the office of the association with a view to educate the public regarding the various books on cooperative society related matters. And books on cooperative societies are published by the association. Constructive suggestions can be given via email, and if anyone would like to be a member, they can certainly just send a mail to csruwa@mumbai@gmail.com. Thank you. CA Shri Viren Merchant, say about Bhatewadi Trust. What activities under in this trust, Bhatewadi Trust? Respected Shivaji Rao Daubhat ji, Shailesh Bhai Gandhi, my senior professional brother CA Ramesh Prabhuji, our good friend, philosopher and advisor Vinod Bhai, and his dashing young advocate son Dharmin. All the invited dignitaries, friends, and all members of various societies who have come over here, good morning to all of you. Friends, Bhatewadi was formed, created by my grandfather along with his two friends way back in 53, and one of the objects of the Wadi along with
other objects of relief of poverty, educational aid. One of the objects is to have such conferences which will enlighten people about various issues, which includes religious as well as social issues. So friends, we have been having lots and lots of seminars over here, and we have been promoting such seminars and conferences, religious as well as social. When Vinod Bhai happened to mention that we need to have a forum, a place where we can regularly interact with people in large numbers, I talked to my board of trustees. Poppy Bhai is here, and we all welcome this idea which was conceived by Vinod Bhai. And I again reassure all of you and Vinod Bhai that whenever we want to have such type of conferences to be done, this hall and this trust is always open to you, and we promise that even in the future, whenever any need comes from our side, we will always stand beside you. And I thank the organizers, particularly the members and the active participants of the Federation of Cooperative Society Resident and Users Welfare Association. I will name a few, and some of them are sitting over here. My friend Mr. Garodia. Then we have some few Jayesh Bhai, we have some others who are also quite active over here. We have been meeting regularly, and lots of efforts have been put by these people for organizing this event. And I see large number of people gathered today, and we hope we take out the best possible information from the speakers, the panel of speakers who are going to be over here. And I wish a very informative day coming up. Thank you. And I think I should speak less and allow him to speak more. We'll be keeping on interacting at a later time. I invite Shri Shailesh Bhai Gandhi. स्वतंत्र भारत के परतंत्र नागरिक मित्रों, ये भी एक विडंबना है कि जब लोगों से कहिए कि आप परतंत्र नागरिक हैं तो लोगों को हंसी आती है। ये भी एक बड़ी विडंबना है ना। करीब 100 साल के पहले पुणे में लोकमान्य टिळक ने कहा था कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। और 15 अगस्त 1947 के दिन हमें स्वतंत्रता मिली, स्वराज मिला। एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा, आज के राज से आप खुश हैं क्या? नहीं। कोई खुश है क्या कहीं पे? नहीं। अच्छा ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वराज मिल गया। स्वराज का मतलब है मेरा राज, आपका राज, आपका राज। तो आप क्या ये कहते हैं कि आपको खुद का राज पसंद नहीं है? नहीं पसंद है? श्योर? हमारा नहीं है, मगर स्वराज मिला कि नहीं? हमें नहीं मिला। एब्सोल्युटली सही। नहीं, पॉलिटिशियंस की बात नहीं है, हकीकत यह है, आपकी बात सही है कि स्वराज हमें मिला नहीं। जो आया उस दिन वो एक ट्रांसफर ऑफ राज था। राज ट्रांसफर हुआ गोरों से ब्राउन लोगों को। इट वॉज अ ट्रांसफर ऑफ राज फ्रॉम द व्हाइट्स टू द ब्राउन्स। एंड समटाइम्स आई वंडर कि हर साल 15 अगस्त 1947 को मैं जश्न किसका मनाता हूं? कि भाई एक राजा गया, दूसरा आ गया, स्वराज तो कभी आया ही नहीं। आप लोग सही कह रहे हैं। मगर एक
ये सोचने वाली बात है कि वी आर ए डेमोक्रेसी, एक लोकशाही है। हम लोग सरकार बदलते हैं हर 5 साल में, एंड रीजनेबल सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है, रीजनेबली फेयर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है, इसको तो हम मना नहीं कर सकते। तो ये लोकशाही होने के बाद स्वराज कैसे नहीं आया हमारे पास, ये कैसे हो सकता है? आई वुड रिकमेंड टू यू दैट elections and a constitution are necessary conditions for a democracy, but that does not mean you have a democracy. The heart and essence of democracy has been missed by us. And what is that heart and essence of democracy? The heart and essence of democracy is the concept that each individual citizen is the sovereign in her own right, and she gives a part of the sovereignty to the state, in return for which she gets the rule of law. It's a negotiation of the individual sovereign citizen with the state. शब्द बड़ा अच्छा लगता है, हर नागरिक। हम लोकशाही जब शब्द इस्तेमाल करते हैं, लोकशाही का मतलब क्या है? लोकशाही का मतलब है लोगों की शहनशाही। आपको लगना चाहिए कि आप बादशाह हैं, आपको लगना चाहिए कि आप बेगम हैं इस देश की, मगर हमें लगता नहीं वैसा हकीकत में। मगर ये हो सकता है क्या? ये सिर्फ शब्दों का माया जाल है। मैं आपको सबमिट करता हूं, पाश्चात्य देशों का मैं कोई बहुत बड़ा अच्छा नहीं समझता हूं, नॉर एम आई अ ग्रेट एडमायर ऑफ एवरीथिंग इन द वेस्ट, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी दे परफॉर्म बेटर देन अस। लोकशाही की बाबत में, क्यों लोकशाही वहां पे उद्भव हुआ। आज से 300 साल पहले मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज वर बैकवर्ड। इंडिया सोने की चिड़िया था। दुनिया से लोग कहते थे हमें इंडिया जाना है ताकि हम समृद्ध हो सके। भारत के पास 300 साल पहले दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड का 12% के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड भारत करता था। मगर आज जो पाश्चात्य देश आगे बढ़े हैं, मैं आपसे सबमिट करता हूं, दैट इज बिकॉज दे हैव अ बेटर डेमोक्रेसी। वो पैसे वाले नहीं है, मगर डेमोक्रेसी उनकी बेटर है। लोगों को मान सम्मान बेटर मिलता है, और हर इंडिविजुअल सिटीजन को वो मान सम्मान मिलता है। ये शब्दों का मायाजाल नहीं। और एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं ये समझाने के लिए। अमेरिका अगर आप देखें, अमेरिका में एक भारतीय, पाकिस्तानी, चीनी जो इमिग्रेंट है वहां पे, वो गया है परदेश से, वो अगर वहां पे रेजिडेंसी परमिट या सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई करे, वो आराम से टेलीफोन उठाता है और पूछता है कि मेरी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, एंड उसे फोन पे ही उसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करने की वो प्रथा है वहां पे। आप सब भारत के फर्स्ट रेट नागरिक हैं। अगर आपने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दिया हो और अगर आपका पासपोर्ट नहीं आया हो, आप में किसी की हिम्मत नहीं है कि फोन उठा के पूछे कि मेरे पासपोर्ट एप्लीकेशन का क्या हुआ। आप सोचेंगे भी नहीं। यदि आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे और आपको अगर कोई ढंग का जवाब मिल गया तो आप बोलेंगे अरे बहुत अच्छा हो गया, मेरा दिन आज अच्छा गया। ये फर्क है जिसको मैं कह रहा हूं, सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन। और ये जब तक नहीं आता है तब तक लोकशाही इस देश में नहीं आ सकती है। अभी आप कहेंगे कि आरटीआई का और इसका क्या संबंध है भाई? ये तो कहां कि आप खुद कुछ अपनी बात किए जा रहे हैं। RTI is an instrument that established the sovereignty of one individual citizen. आज की तारीख में अगर कुछ बड़ा काम हो जाए और आप 25,000 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाइए घाटकोपर में, किसी सरकारी अफसर ने कोई भी गलती की होगी, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफर हो जाएगा। सूचना का अधिकार ये ऐसा साधन है जो एक व्यक्ति अपने घर पे बैठ के सरकार से सूचना मांगता है। And this sovereignty of the individual citizen has been accepted in the Right to Information Act, क्योंकि यदि आपके सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया गया, ढंग से नहीं दिया गया, तो उस पब्लिक सर्वेंट को जुर्माना लग सकता है, पर्सनल। This is a concept that is so powerful. It is establishing the sovereignty of that individual citizen. एक नागरिक अपने घर में बैठ के ये पूछता है, इंफॉर्मेशन मांगता है। इंफॉर्मेशन क्या है और इंफॉर्मेशन हमें क्यों मिलनी चाहिए? दो चीज समझ लें। लोकशाही में अगर आप शहंशाह हैं तो सरकार में हर ट्यूबलाइट, हर टेबल, हर कुर्सी आप सबकी इंडिविजुअली है। यू ओन दैट।
उसका मतलब हम ले नहीं जा सकते, मगर वो हमारी ओनरशिप है, मिल्कियत है। सरकार की हर एसेट हमारी मिल्कियत है। तो सरकार में जो सूचना है, उसके फाइलों में, उसके कंप्यूटर पे, उस पे हमारा अधिकार है। यू ओन दैट इंफॉर्मेशन, आपकी मालिकी है उस इंफॉर्मेशन पे, और देयरफॉर वो सूचना आपको मिलनी चाहिए। आप एप्लीकेशन करें 10 रुपए का कोर्ट फी स्टैंप लगा के, या सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आईपीओ लगा के, और आपको सूचना 30 दिन में मिलनी चाहिए, ये प्रावधान है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप सबको पता है, अगर नहीं भी पता है तो आई एम सॉरी, टाइम बहुत कम है, इसके लिए मैं नहीं आपको बता पाऊंगा। 30 दिन में पीआईओ हर गवर्नमेंट ऑफिस में या पब्लिक अथॉरिटी में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना जरूरी है। आपको जानने की जरूरत नहीं उसका नाम क्या है, आप सिर्फ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम की आपकी आरटीआई अर्जी भेज दें। महाराष्ट्र सरकार की बात है तो आप कोर्ट फी स्टैंप लगाएं 10 रुपए का, आईपीओ लगाएं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो, और भेज दीजिए। आपको जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं जाना है, बल्कि मत जाइए, मैं आपसे सबसे कह रहा हूं। कई बार लोग कहते थे मुझे, कमिश्नर था तब और इवन अदरवाइज, कि भाई मिस्टर गांधी हम 10 बार गए और हमको पीआईओ जवाब नहीं देता है। उसको मेरा जवाब यह होता था कि आप भिखारी हैं क्या? अगर आप भिखारी के जैसे जाएंगे वहां पे तो आपको भिखारी के जैसे ट्रीट करेगा वो अफसर। आप सॉवरीन हैं, वैसे हर सरकारी अफसर भी सॉवरीन है, ये हम समझ लें पहले, कि वो सरकारी अफसर मेरे से नीचे नहीं है, वो और मैं एक इक्वल स्टेटस है हम दोनों का। तो आप जाइए मत, सूचना के अधिकार के तहत आप एप्लीकेशन डालें, घर पे बैठिए, आपको जवाब घर पे आना चाहिए। यू विल नॉट गो एनीवेयर लाइक अ बेगर। और अगर नहीं दिया तो खैर फर्स्ट अपील की प्रक्रिया है, सेकंड अपील की प्रक्रिया है कमीशंस में। ये कानून बहुत तगड़ा है, इस दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल ये कानून है। मगर आप अगर इसको ढंग से इस्तेमाल कर लें तो इस देश को बदल सकते हैं। आप सूचना ले सकते हैं रास्ते का, पोजीशन का, कितना पैसा कहां खर्च हुआ, किस वजह से आपकी आरटीआई, आपकी पासपोर्ट की एप्लीकेशन, इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिल रहा है आपको। अगर समझ लीजिए आपने किसी सरकारी दफ्तर में कोई भी अर्जी डाली है, कंप्लेंट डाली है, और वो कंप्लेंट का कोई निवारण नहीं हो रहा है, तो आप सूचना के अधिकार में पूछ सकते हैं और 30 दिन में उन्हें जवाब देना होगा। इनफैक्ट मैंने देखा है कुछ सरकारी अमलदार भी, सीएजी जो है विनोद राय, उनसे मिला था तो वो कह रहे थे हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एज सीएजी जब हम पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता है, मगर आरटीआई डालते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है। ये पावर है जो आपके हाथ में है, इसका इस्तेमाल ढंग से कीजिए। ये समझ लीजिए कि सूचना मतलब क्या? सूचना मतलब इंट्रोगेशन नहीं है, सूचना मतलब रिकॉर्ड पे जो है वो सूचना है, इट हैज टू एग्जिस्ट। जो भी आप पूछते हैं वो रिकॉर्ड पे है या नहीं, ये सोच के ऐसा क्या होगा रिकॉर्ड पे जिससे मैं जो मैं चाहता हूं वो अचीव कर सकूं, वो आप पूछिए जरूर और आपको मिलना चाहिए। इनफैक्ट भारत के चीफ जस्टिस जो अभी रिटायर हो गए, उन्होंने कहा था कुछ महीनों पहले कि अभी ये बहुत लिमिट होना चाहिए भाई, ये आरटीआई का, लोग हमारा बहुत कुछ पूछ रहे हैं। उनको मैंने चिट्ठी लिखा था कि लिमिट पार्लियामेंट बांधता है, जजेस नहीं बांध सकते। पार्लियामेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और पार्लियामेंट ने वो लिमिट बांधी है सूचना के अधिकार में। सिर्फ 10 एग्जम्पशंस हैं, उसके बाहर कोई लिमिट नहीं है सूचना के अधिकार में, एंड वो पार्लियामेंट बांधता है। उन्होंने लिखा था कि जजेस को बहुत टाइम जा रहा है जवाब देने में। मैंने उन्हें लिखा था कि सर आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपके पीआईओ का वो काम है, आपका काम ही नहीं है वो। किंतु जो लोग पावर में हैं इस देश में, उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है और इस सूचना के अधिकार को दबाने की कहीं कोशिश हो रही है। आपके साथ तो एक ड्रीम मैं शेयर करना चाहूंगा। एक मेरा सर्वे मैंने किया था जिसमें मेरे फाइंडिंग के हिसाब से हर भारतीय नागरिक हर हफ्ते, अरे हर महीने 10 घंटा कुरकुर करता है। ही क्रिप्स फॉर 10 आवर्स एवरी मंथ अबाउट व्हाट इज रॉन्ग। ये बराबर नहीं है, वो सरकारी ऑफिस बराबर नहीं है, मुख्यमंत्री ऐसे हैं, प्रधानमंत्री ऐसे हैं, वो कोल स्कैम ऐसा है, ये अजीत पवार ने ऐसा कर दिया। इसकी कुरकुर हम करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है, मगर घर में बैठ के, बाहर कहीं भी बैठ के यही हम कुट करते रहते हैं।
मेरा सुझाव है, सूचना के अधिकार का एक आरटीआई एप्लीकेशन डालने के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। टोटल खर्चा पोस्टेज वगैरह गिन के 50, 60, 70 रुपए से ऊपर नहीं है। जिस बारे में आपको लग रहा है कुछ गलत है, कुछ गलत हो रहा है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं कि ये कैसे ठीक करूं, उसके बारे में आप सूचना के अधिकार का एक आरटीआई एप्लीकेशन हर महीने डालिए। 1 आरटीआई एप्लीकेशन पर मंथ। कई लोग हैं जो सत्यनारायण की कथा हर महीने करते हैं, हर 3 महीने पे करते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, कोई मंगलवार को किसी मंदिर में जाता है, कोई नवीना के दिन जाता है, कोई चर्च में। ये सब तो कर लिए, आप करते रहिए। ये क्यों करते हैं आप? तुरंत कुछ मिल जाता है? नहीं मिलता है। आप श्रद्धा से करते हैं, क्यों? आपको श्रद्धा है कि ये करने से कुछ अच्छा होगा। हम देश के लिए श्रद्धा से क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। आप घर में बैठ के ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कहते जाइए, हम क्या कर रहे हैं इसको ठीक करने को? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक अर्जी है आपसे, देश के लिए सूचना के अधिकार की एक अर्जी हर महीने डालने का पण ले लीजिए। हर सूचना के अधिकार से कुछ नहीं हो जाता, हर अर्जी से, मगर मेरा अन्वेषण है कि अबाउट 30% टाइम्स कुछ न कुछ अगर आपने ढंग से अर्जी की है तो कुछ न कुछ फर्क पड़ता है सरकार में। कुछ न कुछ आगे गलत होना बंद हो जाता है। पिछला कुछ गलत हुआ हो तो ठीक है, मगर आगे की गलती कुछ बंद होती है। ये ड्रीम आपके साथ शेयर करता हूं। अगर 30 लाख लोग इस देश में महीने की एक अर्जी करेंगे, ये पढ़ ले लेंगे, सत्यनारायण की कथा जैसे देश के लिए श्रद्धा से कर लेंगे हम, 3.5 करोड़ बार हर साल अर्जी होगी। 30% टाइम्स अगर कुछ सरकार को असर होगा, 1 करोड़ बार अगर हम सरकार पे कुछ पॉजिटिव असर करना शुरू कर दें, ये देश बदल सकता है, ये लोकशाही बदल सकती है। ये आपके हाथ में है। अगर आप इस देश के शहंशाह या बेगम हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। जब हम कहते हैं देश ठीक नहीं है, ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है और हम ही ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। एंड में एक छोटी सी बात इसके साथ कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं सूचना का अधिकार इस देश को सचमुच लोकशाही और स्वराज के रास्ते पे लेके जा सकता है। एक अभी बहुत बड़ा भय खड़ा हुआ है। 13 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने एक चुकादा दिया है जिससे इस सूचना के अधिकार को बहुत जबरदस्त खतरा पैदा हो सकता है। ये फोरम नहीं है, मगर हम लोग काफी मीटिंग्स देश भर में करने की सोच रहे हैं। काफी इस पे आप सुनेंगे आगे। जुड़िए इसमें, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार, आपका मूलभूत अधिकार, आपका फंडामेंटल राइट आपको ही डिफेंड करना है और कोई नहीं आके करेगा। ये आपको अर्जी दे रहा हूं और ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, महीने में एक सूचना के अधिकार की अर्जी करेंगे देश के लिए श्रद्धा से कि हाँ इससे कुछ होगा, और माइंड यू सचमुच हो सकता है। और भी ऐसी चीजें हैं जो हम देश के लिए श्रद्धा से कर सकते हैं। मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं तमिलियन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, उसके लिए मैं कुछ कर लेता हूं। हम देश के लिए क्या करते हैं, कम से कम ये तो सोचे। दूसरे की तरफ हम जब कहते हैं कि ये पॉलिटिकल लीडर ने ये किया, गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये किया, फलाने ने ये किया, अरे मैंने देश के लिए क्या किया, ये सवाल हम अपने आप से पूछ लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So we are here present you Vinod Bhai Sampat, and he is guide us on conveyance and consumer courts. Please, Vinod Bhai. My co-author Viren Bhai Merchant, guest of honor Daobat ji, my friend philosopher and guide Shailesh Bhai Gandhi, my colleague Ramesh Prabhu, Dharmin and other dignitaries of the dais. Friends, I have always considered cooperative societies members as part of my extended family. I submit with utmost respect that many times my blood boils when I see the legitimate right of the flat purchasers
not being made available to them. I submit with utmost respect that it is the right of each and every flat owner to get the conveyance in the legal entity's name. When I purchase a house, for me it is not just cement, sand, steel, concrete. It is my passion. It is with warmth, intimacy, a feeling of affection that I acquire a flat. And when I see certain things beyond my control, in spite of me complying with every statutory obligation of mine, I feel dejected. And I'm focusing my talk to the limited aspect of conveyance, consumer forums, and redevelopment. Well, friends, straightway plunging into the topic, it will not be an exaggeration to state that 90% of cooperative societies are not having the conveyance. Have we wondered why? Today, when a lady goes to even purchase small items of groceries, or we purchase something, we inquire in 2-3 places and then come to the conclusion. But here we are giving crores of rupees, yet we are not getting the title to the property. Why are we not able to get the conveyance of the property in our name? The reasons for the same is we are not a united lot. We take many things for granted. Conveyance is a thing whereby documents of title are to be obtained. We have many alternatives available with us. I am sorry to say that since 1963, MOFA Act is introduced. And our politician friends have only given us lollipops spreading for decades. We have been talking so much about conveyance, but the ground reality is different. In a fraction of a second, our politician friends can get the conveyance in favor of cooperative societies. What is required? What is the need of the day? The need of the day is very simple. Just ensure that 10% of the properties cannot be sold by the builder till the building completion certificate is obtained and the property is conveyed. Number one. And second thing, make the offenses against the builder non-bailable. If these two things are incorporated, which will not take 5 minutes for the legislators to draft, if these two things are taken, I am quite sure in a fraction of a second, 90% of the problems can be solved. And if one wants to strengthen this further, insist for all the IODs not to be renewed until these things are sorted out. Various options are available to us pertaining to conveyance. One can tap the High Court, the City Civil Court, Consumer Forum, or the deemed conveyance. Each one of them has got its own merits, and besides the same, we have the Metropolitan Magistrates Court. According to me, the best approach for getting the conveyance would be to approach the Consumer Forum. Why? You do not have to do anything if you approach the Consumer Forum. We are not even supposed as societies to sign the document pertaining to conveyance. I repeat, we are not even supposed to sign the documents pertaining to conveyance. Builder only has to sign the same. We can get the building completion certificate. We can get the original documents of title to the property. And friends, I am quite convinced
that amongst all the alternatives available to us, the concept of getting conveyance through a shortcut consumer forum is the best one. Even a single member of the society can call upon the society and the developer and you can get your conveyance. It is not at all expensive. What is the need of the day is the will of the member to get the conveyance. There are various things pertaining to conveyance, the various alternatives including approaching the district deputy registrar for deemed conveyance. Deemed conveyance, many people call, is doomed conveyance. I may inform you that in spite of the best of the efforts done, including the efforts being done by my colleague Ramesh Prabhu, who is as good as for deemed conveyance it is got, and the need of the day is to strengthen and force something into the ears of our politician friends and the Kumbhakarna sitting in Lok Sabha and the Mantralaya, that you wake up from your sleep, stop your all lollipops being given without any effective results. The only problem with deemed conveyance is the Transfer of Property Act and the Indian Registration Act. These two are central acts. And there is no amendment being done in these two acts. And until these two acts are amended, I do not see a good future for deemed conveyance. I may say that Ghatkopar has always taken a lead, and as far as deemed conveyance is concerned, we call it humorously doomed conveyance, that is a different thing. But the first instance of getting an order for deemed conveyance has been from Lakshmi Narayan Society in Ghatkopar. This was the first breaking milestone step. And here also, in the case of Savani Cooperative Housing Society, this was the first society for which the High Court gave a stay on deemed conveyance. So friends, the point is, conveyance has to be obtained. You have various alternatives. If you want to go to Delhi, you can go by train, you can go by flight, you can go by road transport. Alternatives are good in all aspects. I will personally feel one should only approach the consumer forum. Friends, at one point or other, we may go for redevelopment. We go to the doctor and get our injuries, the problems. We get injected and we try to subsidize our problem so that we can continue. We have to respect the biological clock. Same way, our building gets old. It cannot speak. And at that point of time, redevelopment plays a vital role. When you go to any person for redevelopment, my humble suggestion is, don't go into the intricacies of the sweet talks. Insist for 2 or 3 things which, like a Vaid who only sees the pulse and detects the problem. I am sharing with you only 1 or 2 things which you should keep in mind. You select any developer. You select any project management consultant. 2 or 3 things are vital. One is, please take 10% lien on the property till the builder obtains the building completion certificate. This will be of utmost importance for all of you. Building completion certificate is vital. Whenever you are calling for offers from various persons, don't get attracted by the submissions being made by the project management consultant, the estate agent, the contractors, the PMCs, the builders and whatnot. Just tell them to give you information in a particular format. And what is the format? Emphasize upon them in the date where they have given the offer letter in different societies. Emphasize upon them to give the construction of what square feet you have done. Emphasize upon them to give the IOD which they have received, intimation of disapproval. Emphasizing upon them the commencement certificate when it is received.
Ask for the development agreement on which date it is executed. Ask from them the individual members' agreement is registered on which date. Ask from them the occupation certificate is received from them in which date. And ask from them the building completion certificate is received on which date. Friends, if you take this one precaution, 95% of your problems pertaining to redevelopment may not be solved. But friends, you will be on a very much better footing, and the exaggerated talks being done by various builders and his team will automatically evaporate. Please go for redevelopment when the need arises, but do not hesitate to ask for these things. Various other things, that all expenses to be borne by builder, liabilities pertaining to VAT, stamp duty, service tax liability. And as flat purchasers, always use the clause notwithstanding anything contained to the contrary. Have bar charts with regards to the various stages of construction. Many people will tell you that it is necessary to obtain the registrar's permission, video shooting to be done. I would like to emphasize that this matter has been tested in our High Court in the case of Harsha Cooperative Housing Society Limited, and the Honorable Judge has been kind enough to say that compliance of these resolutions and circulars is just a formality. Even if you do not comply with it, there is no problem. It is the society's property. It is the society members' decision. And if a particular developer has to be selected in a particular manner as per the desire of the members, the High Courts have held that there is no need to comply with the resolution and the circular dated 3rd January 2009 that has been passed by the Office of the Commissioner of Corporation. Friends, I am thankful to my extended family for taking the time out on a Sunday morning and coming here to listen to the speakers. Thank you very much, friends. Thank you. May I now invite Viren Merchant. He speak about advanced locality management. Now, I feel that there is no introduction for Viren Merchant. Please round of applause for Viren Merchant also. Although the subject of today is cooperative societies and the intricacies of cooperative society, I was mentioning Vinod Bhai about a very relevant fact that what do we do after forming a cooperative society? So he very lightly said, we start fighting. So, so friends, you know, the concept of advanced locality management was initiated, started, conceived by us. I stay at a place called Joshi Lane at Ghatkopar, and at one point of time it was a very dirty, ugly, filthy place with everything overflowing. And with that, you know, the whole idea got conceived. How do we go about it? I mean, we have been always blaming our Shailesh Bhai said that we are not happy about our state of being and state of surrounding in the country. So at that time we said, what's the solution? It can't be like this forever. And, you know, we did a little introspection. We said, who else is abusing our surrounding? You who are staying away from my lane, my small place, you don't come to my place and abuse the surrounding in my lane. It is we who are staying. We who are living in that area cause it to become unclean. So we said we should come together, and we have a mixture of various buildings in our lane. We have societies, we have bungalows, we have chawls. We all got together, and when we all came to a platform, we said, let's all get together, put our efforts and do something. And we created a model whereby each family contributes 1 rupee per day, and we collected, you know, about 3,000, 4,000, 5,000 rupees per month. We created a small association which is based on the concept of mutuality.
and we collected money, we opened a bank account, we employed a sweeper, and we found out that in a matter of days, our lane became cleaner. Then we added lots of concept to sustain cleanliness. We brought beautification, we had one chawl where the kids used to come out and abuse the surrounding. They used to come and piss, and the small children used to sit outside, for their daily morning exercise. Now, this entire thing was making that place little ugly. So we requested them, nothing happened. And then we said, let's beautify it. The moment we beautified that area, everything changed. Those people, something they felt near, in their heart, and they stopped abusing their own place, their immediate surrounding. And friends, to sustain cleanliness, you need beautification. And then to sustain beautification, we brought in concept called as vermiculture, where our own kitchen waste gets converted into compost, and the entire area, even recently we had Ganpati, as you all know, and the Nirmalya, which comes out as garlands and flower offerings to the god, goes straight into the vermi pit and gets converted into a beautiful compost, which you can use it anywhere, in your surrounding, and to sustain the beautification, the greenery which you have in your surrounding. So friends, this concept, which is based on mutuality, of all get together, improve your surroundings, and bring it to a level of where you start liking it, where you feel that, no, this is a better place to live. So, although Shailesh Bhai has said that this is not, and we all confirm that this is not a better place to live, but I'm telling you, we all can make this a better place. And as what our legendary Michael Jackson, had sung a nice song, that we all can make this a better place. Thank you. Mr. Ramesh Prabhuji, please. Today's chief guest, Shivaji Rao Devbhat, the co-host, Viren Merchant, Vinod Bhai Sampath, Dharmen Sampath, Jahangir Gai, G.R. Khernar Sahab, Amit Mehta Advocate, D.V. Wagh, Anup Gupta, Vimal Punamia, and all the dignitaries and my cooperative brothers and sisters. In fact, it is always my pleasure to share something new. And now there are two new things which has been given to me to introduce. The one is that from the next year, that is 2013, there is going to be a tremendous change in the entire cooperative sector and the way it is looked into and the various laws that is going to be. Today, whatever that was there for the last maybe 106-7 years, the cooperative sector started from 1904 and we are in 2012. For the last more than 100 years, whatever we have done and studied and learned in the cooperative sector, it is going to take a dramatic change. Now, what is this dramatic change? ये ऐसा क्या हो गया जहाँ की कोऑपरेटिव सेक्टर का टोटल बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव क्या है, किसने किया, क्यों किया? सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. और दूसरा मुझे दिया है वो है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963, जो लगभग 50 साल मोफा के नाम से हमारा जो फ्लैट जो खरीदी करते हैं, तो वी वेर ऑल फेमिलियर विद दैट. लेकिन उसको भी टोटली रिपील करके एक नया कायदा ला रहे हैं, दैट इट इज महाराष्ट्र हाउसिंग एक्ट. दोनों नया चीज है, फ्लैट ओनर्स के लिए भी नया है और कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है तो उसके लिए भी नया है. बट लेट मी स्टार्ट विद two good things of 2012.
One is this year is declared as an international cooperative year. कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत ताकत है. इट हैज ट्रेमेंडस पावर. यदि महाराष्ट्र का जो भी प्रगति हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट. जहां की शुरुआत तो हुआ, आज मोर देन 40% ऑफ द एंटायर इंडियाज कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इन महाराष्ट्र. लगभग 6 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ऑल ओवर इंडिया में. लगभग 2 लाख के ऊपर 2.25 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली महाराष्ट्र में. सो इट इज ट्रीटेड एज अ पायनियर स्टेट. और कोऑपरेटिव सेक्टर इट इज ब्रिंगिंग अप इकोनॉमिकली वीकर पीपल. तो हाउसिंग सोसाइटी से ये क्या संबंध है? आई विल स्टार्ट विद दैट. तो मुंबई इज द फर्स्ट the place where cooperative housing society movement has started. That is Saraswat Cooperative Society, where a community people came together. जो joint family, if they can do a housing or a complex for living their different families, why not a community people come together, purchase a land, hire a contractor or hire an architect और अपना खुद का बिल्डिंग बना के फिर बाकी का लोगों को दिया जाए. इस तरह से सारस्वत कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंबई में शुरुआत हुआ. उसके बाद तो बहुत सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ. अलग अलग लोग एकत्रित हुए कैंटीन में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, और अलग अलग सोसाइटी. इनकम टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी, LNT एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी, अलग अलग बैंकों का. इस तरह से लगभग 10,000 के ऊपर ओपन प्लॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शुरुआत हुआ, जिसको हम बोलते हैं कि लोग इकट्ठे हुए. द पीपल हु वांट टू फॉर्म हैव देयर ओन हाउस विदाउट एनी मिडिल मैन, और एकत्रित होते हुए एकत्रित मिल के थोड़ा पैसा जमा करके जमीन खरीद के फिर आपका खुद का हाउसिंग सोसाइटी बना के हर एक को अपना अपना सेम साइज फ्लैट, सेम कम्युनिटी पीपल, सेम इनकम लेवल पीपल. और उसमें मुंबई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस सोसाइटी उस टाइम में, तो इस तरह का लोग कर्जा भी देते थे. मगर जिस तरह से विनोद भाई हमेशा बोलते हैं कि सोसाइटी बनता है तो झगड़ा ही होता है, तो झगड़ा बढ़ते गया. और झगड़ते झगड़ते क्या हुआ कि जो लोग इकट्ठा आके जो हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते थे, आज वो बिल्डर के हाथ में हाउसिंग सोसाइटी देना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट जो भी बेनिफिट है वो बिल्डर लेके जाएगा तो चलेगा, लेकिन हम नहीं करना चाहते. अभी रीडेवलपमेंट हो रहा है, उधर भी हम यही बता रहे हैं कि आप सेल्फ रीडेवलपमेंट किया जाए, लेकिन सेल्फ रीडेवलपमेंट करते तो लोग इकट्ठा नहीं आते. एक दूसरे के जो ऊपर नहीं चाहिए वो गालियां या नहीं चाहिए मतभेद करते जाते. यानी आज मुझे जो दिया है तो शुरुआत, पहला स्लाइड लीजिए. तो शुरुआत करते हैं 97th अमेंडमेंट. देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बदल किया गया. सो कैन इट बी चेंज्ड? नेक्स्ट. सो कैन ए कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिंग दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट, imposing certain states to do something in certain level? So this constitutional amendment has now been challenged in the Gujarat High Court. So they are saying a constitutional amendment, how a constitutional amendment can be brought, how being a state subject an amendment can be done in the constitution. Of course it is a debate, legal debate, वो चलते रहेगा, लेकिन आज बदल हुआ है. तो the next. सो आज कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस हो चुका है और आने वाला 15 फरवरी 2013 के अंदर हर स्टेट को अपना अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बदलना चाहिए, और उसी हिसाब से महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 है, उसको रिपील करते हुए 2013 का नया एक्ट अस्तित्व में आ रहा है. उसके लिए कामकाज भी चालू है. तो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का किस तरह से बदल होने वाला है? अभी तक बहुत सारा इंटरफियरेंस फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी कोऑपरेटिव सेक्टर हो रही थी. मतलब टोटली इन द कोऑपरेटिव सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय दी ब्यूरोक्रेट्स एंड दी गवर्नमेंट ऑर्डर्स. इसके बाद दी ऑल दिस पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विल नॉट बी देयर. ऑल दिस इज earlier it is there, but now it will not be there. You are going to have something called
autonomous status. So let us see the right to form a cooperative society, fundamental right. इसके पहले आप वॉलंटरी आते हो और अंडर द certain provisions you are required to fulfill certain conditions and then form. अभी this has become a fundamental right. Any minimum required members can come to it. जिस तरह से यूनियन बना सकते हैं आप, ट्रेड यूनियन या वट एवर यूनियन, और एसोसिएशन बना सकते हैं. आफ्टर द वर्ड्स यूनियन, द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज बीन यूज्ड इन द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग यू अ फंडामेंटल राइट. अभी हर आदमी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं. तो मैं वीरेंद्र मर्चेंट साहब को ये बताऊंगा, ALM जो है, इवन ALM कैन बी locality management cooperative society limited. So 10 or more people can come together of one locality. For managing their locality, they can form their own independent cooperative society. So इस तरह से अभी तक ALM जो है कई बार अनरजिस्टर्ड बॉडी होता था, तो कोई ना कोई वॉलंटियर्स आगे आते हैं और BMC के अंतर्गत वो मैनेज होती थी. लेकिन अभी यदि आप चाहते हो तो ALM कैन बी फॉर्म्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बिकॉज नाउ anything can be formed if you are coming for a common cause. It becomes a fundamental right. So you will have a chairman, secretary, and then the meeting and all the contributions can be very methodically it can be done. It's expected that it would give a boost to the cooperative movement and enthusiast the people to actually participate in the cooperative matter as a matter of right. So anybody who wants to form a society, they cannot be deprived of that. Next. The object of 97th Constitution Amendment to ensure that the cooperative society in a country function in a democratic. This is very important. It will function in a democratic. Democratic means the way Shailesh Bhai also has said. It is your movement. It is you, the members who will have a right. So you can elect the representatives. So it will have a democratic. Then it will have a professional. आज cooperative sector में professionalism नहीं है. So it is more like a head count. So now the cooperative society will have to be managed professionally. You need to have 1 or 2 directors who are qualified. And then you have to have the most important is autonomous. A cooperative society will be given an autonomous status. What we mean by autonomous status? Autonomous status means अभी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. आपका सोसाइटी, आपका चीज. अभी क्या बदल आने वाला है आप देखिए. जिस तरह से विनोद भाई ने बताया कि हर्षा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कि इट इज योर प्रॉपर्टी, इट इज योर थिंग. हाईकोर्ट हैज सेड कि कोई भी डायरेक्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं दे सकता है. यदि आपको कल रीडेवलपमेंट करना है तो इट इज योर चॉइस. आपको जिस तरह से बिल्डर लाना है, क्या करना है. अभी बायलॉस ऑल आर डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. अभी आपका बायलॉस आप ही कर सकते हो. कई जगह में आपको पता होगा मेंटेनेंस चार्जेस कई जगह में स्क्वायर फुट में लिया जाता है, कई जगह में इक्वल लिया जाता है, कई जगह में पानी का चार्जेस ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन ए फ्लैट, कई जगह में नंबर ऑफ टैप्स, कई जगह में एरिया का बेसिस में अलग अलग चीज. बट नाउ देयर इज ए गवर्नमेंट डायरेक्टेड अ बायलॉस. यू हैव टू अडॉप्ट दैट बायलॉ ओनली. यू विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन दैट. इसके बाद बायलॉज भी आप अपने हिसाब से करो. कल आपको ट्रांसफर भी 25,000 गवर्नमेंट ने अभी डायरेक्शन दिया. ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने के बाद, नया कायदा आने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड है. आपको 25,000 लगाना है, 25 लाख लगाना है, आप लगाओ. आपको 10% नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज आज लगा रहा है बिकॉज इट्स ए गवर्नमेंट डायरेक्शन. नाउ गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर. आपको लीव एंड लाइसेंस में डबल लगाना है, ट्रिपल लगाना है, जो लगाना है आप लगाओ. बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ए chaos. आई अंडरस्टैंड. बिकॉज नाउ देयर विल नॉट बी एनी कंट्रोल बाय एनीबॉडी ऑन योर हाउसिंग सोसाइटी. तो इसके लिए M20 बॉन्ड आज गवर्नमेंट ने लगा दिया कि M20 बॉन्ड होना चाहिए. अभी M20 बॉन्ड निकाल भी दिया. लेकिन इसके बाद जो भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का वर्किंग है वो आपस का झगड़ा ही होने वाला है. शायद इसको ज्यादा एनकरेजमेंट भी होगा. लेकिन ये सब झगड़ा किधर जाएगा? मे बी इट विल गो टू दी अगेन कोऑपरेटिव कोर्ट बिकॉज रजिस्ट्रार कैनॉट रिमूव यू. ऑटोनोमस का मतलब ये हो गया योर सोसाइटी nobody can come and rule. It is to be ruled by you. अभी 6 महीने का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता था. यदि आपके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं है, गवर्नमेंट का लैंड नहीं है, तो द गवर्नमेंट कैन नॉट अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर.
तो आपका कमिटी को बर्खास्त करने का कोई अधिकार गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार को नहीं होगा. सो इट हैज टू बी मैनेज बाय यू ओनली. सो गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल, रजिस्ट्रार का टोटल कंट्रोल निकल जाएगा. आज आप देखेंगे 165 सेक्शन में कम से कम 107, 108 जगह में रजिस्ट्रार, हर जगह में रजिस्ट्रार विल डू. कोई भी तकलीफ है आप रजिस्ट्रार के पास जाओ. अब इसके बाद कोई रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएंगे, हर जगह में यही रहेगा, जनरल बॉडी में जाओ, कमिटी में जाओ, जनरल बॉडी में जाओ, कमिटी में जाओ. सो यू हैव टू मैनेज विद इन योर फोर कॉर्नर बाय द जनरल बॉडी. Now, how this general body will be functioning, what will be happening, what are the various repercussions that is going to happen, तो I am right now not aware. क्योंकि कई जगह में हम देखते हैं कि पहला कार पार्किंग को 100 रुपया, दूसरा कार पार्किंग है तो 1,500, तीसरा कार पार्किंग है तो 5,000 रुपया महीने का. तो अलग किस्म का. एक सोसाइटी अभी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 10% लगाते हैं, दूसरा तो 100% लगाएगी, तीसरा आई डोंट नो व्हाट दे विल चार्ज, मे बी दे विल आस्क 50% ऑफ द रेंट. सो नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी yours. So transfer fees, there is going to be chaos. So even redevelopment, there is going to be chaos. Now the guidelines are written, everything is given, but now you have to decide what will be your guideline, how you will be doing, what you will be doing. Everything is left to you. Next. So right to form a housing society, as I said. Next. So voluntary formation, autonomous function, democratic control. It is very important. Now let me understand what is democratic control. हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा. और इलेक्शन कौन कंडक्ट करेगा? देयर विल बी इलेक्शन कमिश्नर्स. सो नाउ द इलेक्शन विल नॉट बी कंडक्टेड बाय द सोसाइटी. द सोसाइटी विल हैव टू अप्रोच द इलेक्शन कमिश्नर हु विल कंडक्ट द इलेक्शन once in 5 years. So now there will be election commissioner, as separate setup will be made by the government department. एवरी सोसाइटी, अभी 2 लाख, 2.25 लाख हाउसिंग सोसाइटी, सॉरी टोटल सोसाइटीज महाराष्ट्र में है. हाउ दे विल कंडक्ट द इलेक्शन थ्रू द गवर्नमेंट ऑफिसर, आई एम नॉट अवेयर. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से अमेंडमेंट किया है कि द स्टेट गवर्नमेंट विल एंश्योर दैट प्रॉपर इलेक्शन ऑफिसर्स आर मेड, प्रॉपर इलेक्शन सिस्टम इज मेड. So therefore I think it will be controlled by the government. And last is professional management. As I said, कि it has to be managed professionally. There will be 2-3 directors who will be having enough professional qualification. Next. What is the role of the registrar? Just to incorporate regulation, मतलब rules regulation बनाने का, but उनका इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है. एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल. अभी यू विल बी हैविंग ए न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्टिव मेंबर एंड नॉन एक्टिव मेंबर. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में भी इफ यू आर नॉट अटेंडिंग जनरल बॉडी आउट ऑफ 5 years, मान लो 3 जनरल बॉडी अटेंड नहीं किया, 2 जनरल बॉडी अटेंड नहीं किया, यू मे नॉट बी अलाउड टू वोट इन द इलेक्शन ऑल्सो. You may not be allowed to contest the election. So इस तरह से government wants that everybody should take part. So member, it is going to be member control by the member. That is democratic member control, member economic participation. Members का participation भी होना चाहिए, economically participation and autonomous function. So this way the amendments are done. The board of directors can be 21 members and there will be a fixed term of 5 years. The board cannot be superseded by the government. Only aided one, they can supersede for 6 months. And in the case of bank, of course, as per the Banking Regulation Act. So, next. Then, next. Providing for right of access of information. This is very important. जो right to information. अभी कई बार JB पटेल साहब या डॉक्टर LB तिवारी साहब बताते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन है कि एक किस तरह से एक्सरसाइज किया जाए, क्या होगा, और सर इसके बाद एक्सरसाइज होगा. बिकॉज द प्रोविजन विल बी डन इन द एक्ट दैट वट एवर इंफॉर्मेशन इज डिमांडेड बाय द मेंबर हु इज द ओनर, इट हैज टू बी प्रोवाइडेड, एंड इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड they can be criminally prosecuted. The new law says criminally can be prosecuted. It is an amendment done in the constitution and state will follow, and there can be a penalty for each default to a person who is the defaulter, 5,000 rupees. Up to 5,000 penalty भी लग सकता है. लेकिन penalty कौन लगाएगा, किस तरह से रिकवरी होगा, वो नया जब कायदा आएगा तो पता चलेगा. But there is a provision to have right to access
of information, empowering government to obtain periodic. This is very important. अभी गवर्नमेंट विल हैव एनुअल रिटर्न्स. जिस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है, जिस तरह से आरओसी रिटर्न ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनीज, एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनीज फाइल होती है, तो उसी तरह से आपको जब जनरल बॉडी होगा वो आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रार को. रजिस्ट्रार इज सपोज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट एंड हर साल एनुअल रिटर्न भरना है. उस एनुअल रिटर्न में क्या क्या इवेंट्स हुआ है वो भी फाइल करना जरूरी है. एंड इफ इट इज नॉट डन देयर कैन बी ए पेनल्टी अप टू 5,000 रुपीज. प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन ऑफ 1 seat फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribes and 2 seats for women. So this is going to be there. Providing offenses relating cooperative society. कोई भी offense किया तो आपको जो है criminally it can be prosecuted and you can be charged monetarily also. This is going to be making a major difference in the new provision. So everybody will be made accountable. But even without going there, all this if it is made crystal clear in the act, cooperative courts are there. Maybe dispute redressal mechanism will be set up. Maybe there is going to be an arbitrator panel maintained by the registrar. तो अलग अलग dispute redressal होगा, उधर से वो penalty recovery हो सकता है. Next. Due to shortage of space, the community living is increased big number, as we said. Next. So housing societies are increasing. There is no death going to be for a housing society, but 97th amendment is going to make a different ball game, and let us see what is going to be the new thing in this constitutional amendment. And though M20 is not there, as I said, for violation of provision, person responsible for identified, he will be identified, and appropriate penalty for such offense will be prescribed as per the amendment to the constitution. So lot of things are going to happen. Free hand आपको मिलने वाला है, आपको अपना सोसाइटी संभालना है. तो इस तरह से बहुत सारा बदल अभी आने वाला है. कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया है. स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कम आउट विद द लॉ एंड इसका ऑलरेडी शुरुआत हुआ है. और एक जो नया चीज आने वाला है वो है ज्वाइंट मेंबर. अभी तक एसोसिएट मेंबर की हम बात कर रहे थे, लेकिन यदि कोई भी प्रॉपर्टी कोई आदमी ज्वाइंटली लिया जाता है तो ज्वाइंट मेंबर्स कॉन्सेप्ट ऑल्सो इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द new law as and when it comes. So I think that's all I have to say about the 97th amendment. Now let us come to the Maharashtra Ownership Flat Act. वो बदल के अभी आने वाला है महाराष्ट्र हाउसिंग एक्ट. उसमें मैं इतना ही बताऊंगा, एक रेगुलेटर अपॉइंट किया गया है. रेगुलेटर के पास जो भी बिल्डर काम करने वाला है तो ही हैज टू प्रिपेयर ए स्केच प्लान विद ऑल द डिटेल्स. तो फ्लैट बेचने के पहले he has to register with the regulator, and within 7 days of submitting all the details he will be given a password in the website और total detail website में रहेगा. और जैसे जैसे plan pass होगा, till the plan is passed he cannot take more than 20%. After the plan is passed, approved, he can register the agreement, and before registering the after only before मतलब before receiving 20% और मे बी अराउंड 20 above, he has to register the agreement. तो इस तरह से नया कायदा में प्रावधान है. यदि कोई डिस्प्यूट है, you don't have to go to city civil court और consumer court और different courts. You can go to the regulator, जहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर, IAS ऑफिसर रिटायर्ड होगा या वर्किंग होगा, उसके बाद 2 मेंबर होंगे. उस तरह से 3 मेंबर का रेगुलेटरी अथॉरिटी अपॉइंट किया है. एनी डिस्प्यूट कैन बी टेकन बाय द कंज्यूमर ओवर देयर. देन देयर इज ए एपीलेट अथॉरिटी वेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 90 दिन में उनको डिसीजन देना है. रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज टू डिसाइड एनीथिंग कम्स बिफोर हिम विद इन 90 days. यदि 90 days में डिसाइड नहीं होता, यू कैन गो टू द एपीलेट अथॉरिटी एंड गेट द ऑर्डर इम्पोज. फिर एपीलेट अथॉरिटी ऑल्सो हैज टू डिसाइड एनी अपील कम्स बिफोर देम विद इन 90 days. और उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है. इस तरह से नया प्रावधान है. फिर भी कंज्यूमर कोर्ट एज ए ऑल्टरनेटिव रेमेडी आपके लिए उपलब्ध है. because consumer cannot go, consumer court is available. All civil court remedies are done away with. और इसमें थोड़ा सा जो दुख की बात ये है कि क्रिमिनल ऑफेंस, जो विनोद संपत जी ने शुरुआत में ही बताया कि एनी एक्शन डन बाय द बिल्डर, ही शुड बी treated as a criminal offense and non-bailable warrant should be issued and all that. But all that has been done away with. Housing Act prescribes penalty 1000 rupees से लेके 1 crore तक पेनल्टी प्रिस्क्राइब किया गया.
लेकिन यदि रेगुलेटरी अथॉरिटी या एपिलेट अथॉरिटी का जो ये है ऑर्डर्स कंपाइल नहीं करेंगे और कंप्लाई नहीं करेंगे, देन देयर कैन बी imprisonment of up to 3 years. That is the changes done. And one more very good thing which has been done in the new act after the agitation, Maharashtra Society Welfare Association along with the this Cooperative Society Resident Users Welfare Association and lot of NGOs who joined with us, we went to Azad Maidan, we had agitation, and the agitation का repercussion ये हुआ कि now 10% of the flats which are going to be constructed by the builder will have to be hypothecated to regulator, and the regulator will release those flats only when the OC is received. देखिए, यदि बिल्डर अधूरा काम किया, ओसी कंप्लीट नहीं किया या कोई काम नहीं किया, तो यू कैन गो टू द रेगुलेटर. रेगुलेटर विल सीज दोस 10 फ्लैट्स और 10% ऑफ द बिल्ट अप एरिया, एंड उस 10% ऑफ बिल्ट अप एरिया विल बी गिवन टू ए सोसाइटी एज ए एस्क्रो agent, and that society which is formed by through the order of the regulator, or they can sell those 10% area, recover the money and complete the building. इस तरह से ये एक प्रावधान नया कायदा में हुआ है. एंड डीम्ड कन्वेंस जो विनोद संपत जी बार बार बता रहे कि इट हैज नॉट गॉट अ प्रॉपर स्टेप, बट डेफिनेटली उसमें और एक स्टेप किया है कि इन ए लेआउट केस the deemed conveyance can be done in the name of federation, and how the federation can be done and how the layout conveyance can be done, that is given. And आज के मोफा में एक ऐसा प्रावधान है, after the deemed conveyance order is passed, sub registrar also gives an hearing, and sometimes sub registrar says he is an appellate authority. हम पूछते हैं सर आप कैसे appellate authority होते हो? नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास होने के बाद यदि मुझे दोबारा हियरिंग देना है, दैट मीन्स आई एम एपिलेट अथॉरिटी. इस तरह से एक सुप्रीमेसी उनके अंदर आने के वजह से, तो लॉट ऑफ एजिटेशन करने के बाद नया कायदा में सब रजिस्ट्रार को अगेन सुनावनी करने का या हियरिंग करने का कोई मौका नहीं दिया है. दैट हैज बीन डन अवे विद. अभी डायरेक्ट आपका जैसे ही डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर मिलता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यू कैन गो एंड गेट इट रजिस्टर्ड एंड पे द स्टैम्प ड्यूटी, एंड प्रॉपर्टी कार्ड कैन बी चेंज्ड. ऑफ कोर्स the process for changing a property card, a new GR is getting enacted or issued, और उसके लिए हाई लेवल कमिटी IAS ऑफिसर का 7-8 आदमी का ऑलरेडी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. 2-3 मीटिंग हुई है, और इन 1 or 2 मीटिंग्स आई वाज आल्सो कॉल्ड. सो दैट इज गेटिंग थ्रू. मे बी इट इज टेकिंग सम टाइम. सो विद दिस न्यू एक्ट ऑल्सो इज गोइंग टू गिव यू सम पावर. some powers are taken away, but again change is a constant and बदल होते रहना चाहिए, बदलाव आते रहना चाहिए. With this, thank you very much for giving me an opportunity. Yeah, thank you.